नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्टोरी क्लब ऑफ इंडिया में। यहाँ आपको मिलेंगे दिल को छू लेने वाले रोमांटिक, थ्रिलर और डार्क ऑडियो नॉवेल्स। अगर नॉवल पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हर एपिसोड की सूचना सबसे पहले लेने के लिए नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। माफिया डार्लिंग 2। आंध्र अपने भारी कदमों से आगे बढ़ रहा था, तभी अचानक किसी ने उसके कंधों पर हाथ रखा। आंध्र ने झट से उसका गला दबोच लिया। अरे क्या कर रहे हैं प्रेसिडेंट, एलेक्स ने खांसते हुए कहा। आंध्र की पकड़ के आगे उसकी सांस अटक सी गई थी। तो तुम अचानक यहाँ पर क्या कर रहे हो? ये बोल आंध्र ने एलेक्स का गला छोड़ दिया। एलेक्स, क्या ये सवाल मुझे नहीं करना चाहिए था? आप इस वक्त यहाँ पर क्या ढूंढ रहे हैं इन झाड़ियों में? तभी आंध्र उस पेड़ के पीछे जाकर देखने लगा। वहां कोई नहीं था, कुछ नहीं, बस जागरण करने आया था। बट शायद किसी का मुझे इंतजार था, वो मुझसे मिलने आ गया। ये बोल वो वापस होटल की तरफ बढ़ गया। उसकी कही बात एलेक्स के सिर से ऊपर चली गई। वहीं दूसरी तरफ रूही और चिराग एक घर के अंदर चले गए। रूही ने फट से गेट लॉक किया। उसकी सांस अभी भी फूल रही थी, उसके हाथ पैर अभी तक कांप रहे थे। इतने सालों के बाद भी आंध्र का नाम ही काफी था। रूही के दिल और दिमाग ने डर फैलाने के लिए चिराग ने पानी का ग्लास रूही को थमाया, जिसको उसने एक बार में ही गटक लिया। रूही, भाई वो यहाँ क्यों है? आखिर हमारी किस्मत इस कदर कैसे खराब हो सकती है? उसने सिसकते हुए कहा। इन 5 सालों में हम एक भी दिन चैन से नहीं जी पाए। हमें हमेशा हर पल वो मंजर दिखाई देता है। चिराग धीरे धीरे रूही की पीठ सहला रहा था। वो महसूस कर सकता थी कि इस वक्त रूही कितना डरी हुई है। नहीं रूही, इस बार वो ऐसा कुछ नहीं कर पाएगा। उसने जो कुछ हमारे साथ किया, उसके बाद उसे माफ करना आसान नहीं है। मैं उसकी परछाई भी तुम पर नहीं पड़ने दूंगा, जिस इंसान की वजह से मैंने अपने भाई और परिवार को खो दिया। रूही, भाई वो हम तक पहुंच जाएगा। चिराग, ऐसा कुछ नहीं होगा, डोंट वरी। मैं अभी यहाँ से निकलने के लिए टिकट रिजर्व करता हूँ, तुम रेस्ट करो। ये बोल वो किसी को कॉल करता है। कुछ देर बाद एक कार आकर उनके घर के बाहर रुकती है, जिसमें से एक लड़का बाहर आता है और गेट नॉक करता है। ओपन द डोर चिराग, उसने आहिस्ता से कहा। वही आवाज़ सुनकर चिराग ने फट से गेट खोल दिया। उसके सामने विराट का बेस्ट फ्रेंड पराग खड़ा था। चिराग, थैंक यू सो मच ब्रो, आप हमारी कितनी मदद कर रहे हैं। ये बोल वो पराग के गले से लग गया। पराग, जो तुम्हारे भाई ने मेरे लिए किया है, उसके आगे तो जान भी हाजिर है। आखिर अब तुम दोनों मेरी जिम्मेदारी हो। मैं विराट से किया अपना वादा जरूर निभाऊंगा। कैलिफोर्निया से भागने में पराग ने ही चिराग की हेल्प की थी, क्योंकि दोनों ही आर्मी के सीक्रेट एजेंट थे। चिराग ने सब कुछ अच्छे से प्लान कर लिया था, लेकिन जिस कार एक्सीडेंट प्लान उन्होंने क्रिएट किया, उससे पहले ही पता नहीं कहां से एक्सीडेंट हो गया, जिसकी वजह से उन्हें विराट की हेल्प करने का मौका नहीं मिला और विराट को खोना पड़ा। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि आंध्र टाइफून यहाँ भी पहुंच जाएगा। वो 5 से तुम लोगों को ढूंढ रहा है, लेकिन हर बार वो अपने आदमियों को भेजता है। इस बार वो खुद मैदान में आया है। आखिर वो करना क्या चाहता है? हमारी बर्बादी के अलावा उसको और क्या मकसद हो सकता है? उसका नाम ही काफ़ी है मेरे जहन में दर्द और तकलीफ पहुंचाने के लिए, रूही ने नफरत से कहा। पराग, मैंने सब इंतजाम कर लिया है, तुम दोनों फौरन निकलो। मुझे न्यूज़ मिली है कि कुछ देर में ही पूरे एरिया को कवर कर लिया जाएगा। इससे पहले ही हमें यहाँ से निकलना होगा। चिराग, बट ऐसे कैसे भाई? अयांश इस वक्त यहाँ नहीं है, मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकता हूँ। रूही, भाई हमें इस वक्त चलना होगा, वो टीचर है ना, वो संभाल लेगी। आंध्र को अयांश के बारे में कोई भनक नहीं है, इसलिए इस वक्त हमारा निकलना जरूरी है। चिराग, आई सेड नो, मैं उसे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। इट्स माई फाइनल डिसीजन, यू कैन गो, आई विल मैनेज। मैं इतना खुदगर्जी नहीं बन सकता रूह, जितना तुम बन रही हो। तुम उसे छोड़कर इसलिए जाना चाहती हो क्योंकि उसमें आंध्र का खून है, लेकिन भूलो मत तुमने भी 9 महीने उसे अपनी कोख में रखा है। रूही, क्योंकि एक भाई को खो चुकी हूँ, अब आपको नहीं खो सकती मैं, आपको मेरी कसम चलिए, वरना मैं खुद अपनी जान दे दूंगा। तो ये भागने का किस्सा भी खत्म। पराग, शट अप यू टू, यह कोई सही समय नहीं है बहस करने का, तुम दोनों निकलो। मैं जल्दी अयांश को भी भेज दूंगा। अगर आंध्र को जरा भी भनक लगी कि तुम लोग जिंदा हो तो कयामत आ जाएगी। सो आई रिक्वेस्ट यू, तुम दोनों चलो यहाँ से। पराग के कहने पर दोनों चले जाते हैं। चिराग ने कॉल करके चाहत को बोल दिया कि वो कुछ दिन अयांश को संभाल ले। अंडरस्को माफिया डार्लिंग 2। अयांश जो सोया हुआ था, अब तक उठ गया था। उसने अपनी नज़र चारों तरफ दौड़ाई तो चिराग गायब था। वो बिस्तर से उठकर बाहर आ गया। उसकी नज़र सोफे पर बैठी चाहत पर गई। मैम आप यहाँ पर, उसने अपनी आंखों को मसलते हुए कहा। चाहत ने अपना चेहरा घुमाया। वो मुस्कुराते हुए अयांश के पास आ गई। गुड मॉर्निंग अयांश,
उन्होंने मुस्कुराते कहा, डैड कहाँ है? उसने अपनी नज़रों को घुमाकर चाहत से पूछा। वो किसी जरूरी काम से बाहर गए हैं, वो जल्दी ही आ जाएंगे। तब तक मैं यहाँ पर रहूंगी। मैंने ब्रेकफास्ट बना दिया है, चाहत ने अयांश से कहा, जिसको सुनकर अयांश कुछ अचंभे में चला गया। कहा, आज तक वो कभी मुझे यूं छोड़कर नहीं गए थे। क्या उन्होंने कहा कि वो कब तक लौटेंगे? अयांश ने उम्मीद भरी नज़र से चाहत को देखा। वो जल्दी आ जाएंगे, तुम जाकर रेडी होकर ब्रेकफास्ट कर लो, ये बोल वो किचन में चली गई। वही अयांश भी रेडी होने चला गया। उसने शावर लिया और स्कूल ड्रेस पहनकर बाहर डाइनिंग टेबल पर बैठ गया। उसने जल्दी से अपना खाना फिनिश किया और चाहत के साथ स्कूल आ गया। लेकिन पूरे टाइम वो बस चुप ही रहा। क्या हुआ, तुम इतना उदास क्यों हो? चाहत ने अयांश का मुरझाया चेहरा देखकर पूछा, जो हमेशा बात करते तक नहीं थकता। लेकिन आज वो पूरे दिन चुपचाप बैठा रहा था। मुझे डैडी की याद आ रही है। आज से पहले उन्होंने कभी मुझे अकेला नहीं छोड़ा, आज वो बिना बताए चले गए। मैंने कभी अपनी माँ को नहीं देखा, ना ही रियल में और न ही फोटो में। सब ठीक तो है ना? अयांश ने चाहत से कहा। अयांश की बात सुनकर चाहता को भी बुरा लगा। आखिर बचपन से अयांश ने अपनी माँ को नहीं देखा और वो अब इस दुनिया में भी नहीं है। एक बच्चे के लिए कितना मुश्किल है। तुम्हारा मूड ठीक करने के लिए एक आइडिया है मेरे पास, चाहत ने अयांश से कहा। वही अयांश ने सिर उठाकर चाहत की तरफ देखा। हम पार्क चलते हैं, शायद वहां पर तुम्हारी वो एंजल मिल जाए। चाहत के कहते ही अयांश को रूही का ख्याल आ गया। हम अयांश ने स्माइल करते हुए कहा। दोनों मूड ठीक करने पार्क में चले गए। अयांश ने आसपास देखा तो रूही उसे कहीं भी नहीं दिखाई दी। उसने कुछ देर रूही का वेट किया, लेकिन जब वो बहुत देर तक नहीं आई तो वो अपने खिलौने से खेलने लगा। अचानक एक आदमी उधर आया और गलती से अयांश की टाई कार पर पैर रख दिया, जिसकी वजह से वो टूट गई थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने अपनी नम आंखों से उस आदमी को घूरकर देखा जो फोन पर बात कर रहा था। वही आंध्र पार्क में घूम रहा था, इस उम्मीद से कि शायद उसे रूही की एक झलक दिख जाए। उसने एलेक्स को बोलकर एरिया के सभी रास्तों पर नाकाबंदी करवा दी थी ताकि कुछ पता चल जाए। वो फोन पर एलेक्स से इन्फॉर्मेशन ले रहा था, लेकिन जब एलेक्स ने कहा कि ऐसी कोई कार यहाँ से नहीं निकली जिसमें रूही या चिराग हो, ये सुनकर उसका मन डूब गया। लेकिन अचानक आंध्र को महसूस हुआ कि कोई उसकी पैंट को खींच रहा है। उसने नीचे देखा तो एक छोटा लड़का उसे घूर रहा था। What happened? आंध्र ने उस छोटे से बच्चे से पूछा जो कि उसकी पैंट खींच रहा था। अंकल, आपने मेरी कार तोड़ दी है। यह मेरे डैड ने मुझे मेरे लास्ट बर्थडे पर गिफ्ट की थी। अयांश ने रुआसा होकर कहा। उसकी आंखों में अभी भी नमी दिख रही थी। शायद वो खुद को रोने से रोक रहा था। ओह, मैंने देखा नहीं, मैं तुम्हें दूसरी कार लाकर गिफ्ट कर दूंगा। तुम परेशान मत हो, आंध्र ने बेफिक्र होकर कहा। आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मुझे अजनबियों से कुछ भी लेना नहीं पसंद। बस आप नेक्स्ट टाइम देख कर चलना, ये बोल अयांश आगे बढ़ गया। स्टॉप, आई सेड मैं तुम्हें इससे अच्छी कार दिला दूंगा। तुम बच्चे होकर इतना एटीट्यूड दिखा रहे हो मुझे, आंध्र ने दांत पीस कर कहा। एक तो रूही के न मिलने से वो पहले ही परेशान था और अब अंकल आप जो कार देंगे, भले ही वो अच्छी और एक्सपेंसिव हो, लेकिन मेरे डैड को गिफ्ट के आगे बस एक नॉन लिविंग थिंग है। इस कार से मेरी यादें और डैड का प्यार जुड़ा है। आप हर चीज़ को ऐसे ही तौलते हैं, शायद आपने कभी उस चीज़ को नहीं खोया जो आपके दिल के सबसे करीब है, अयांश ने कहा, जिसे सुनकर आंध्र के रोंगटे खड़े हो चुके थे। आंध्र घुटने के बल बैठ गया। उसने अयांश को ध्यान से देखा तो उसकी आंखें बड़ी हो गई थी। अयांश की आंखें और होठ बिल्कुल रूही की तरह और चेहरे के कवच बिल्कुल उसकी तरह दिख रहे थे। आई एम सॉरी, तुम्हारा नाम क्या है? अयांश ने कुछ देर सोचने के बाद कहा। और आप? आंध्र, मैं तुम्हें अच्छी कार गिफ्ट कर दूंगा। क्या हम फ्रेंड्स बन सकते हैं? मैं यहाँ पर नया हूँ, मेरे साथ कोई नहीं है, मैं बिल्कुल अकेला हूँ, आंध्र ने कहा। नो, डैड बोलते हैं कि अनजान लोगों से बात और वो अगर कुछ खाने को दे तो नहीं लेना चाहिए। अयांश ने सिर से पैर तक आंध्र को देखकर कहा, जिसको सुनकर आंध्र के फेस पर स्माइल आ गई। सही कहा तुम्हारे डैड ने, तुम काफ़ी ब्रेव और समझदार हो। कौन से स्टैंडर्ड में पढ़ाई करते हो? फिफथ, अयांश ने आंध्र को घूर कर देखते हुए कहा। तभी उसकी नज़र आंध्र के फ़ोन पर गई, जिस पर एक वॉलपेपर था। वो एकटक उसे देखने लगा। क्या हुआ? इट्स ब्यूटीफुल ना? उसने अयांश को वॉलपेपर पर रूही की फ़ोटो देखकर पूछा। हाँ एंजल, सच में बहुत सुंदर है, अयांश ने तपाक से कहा। एंजल, आंध्र ने दोहराते हुए कहा। तभी उसे एक लड़की दिखाई दी जो उन दोनों की तरफ आ रही थी, शायद अयांश को ढूंढ रही थी। अयांश, तुम बहुत शैतान हो, पता नहीं तुम्हारे डैड ने इतने साल तुम्हें अकेले कैसे पाला। अब घर चलो, चाहत ने अयांश का हाथ पकड़कर कहा। उसका ध्यान अभी आंध्र पर ही गया था। वो मिस इन अंकल ने मेरी कार तोड़ दी, उसने आंध्र की तरफ इशारा कर कहा। जब चाहत ने आंध्र को देखा तो वो घबरा गई।
उसे आंध्र के पास से एक अलग डेंजरस वाइब्स आ रही थी। उसका ऑरा अलग ही था। ओके कोई बात नहीं, मैं नई कार दिला दूंगी, अब चलो। दोनों वहां से जाने लगे, तभी अचानक रुक गए। कल यहीं पर मिलना, मैं तुम्हें दूसरी टाई कार गिफ्ट करूंगा। ओके बाय। ये बोल आंध्र वहां से चला गया और चाहत भी अयांश को लेकर वापस घर आ गई। अंडरस्को माफिया डार्लिंग 2। आयंश और चाहत वहां से जा चुके थे। वही आंध्र अभी भी वही खड़ा उन्हें जाते हुए देख रहा था। पता नहीं क्यों उसे अयांश से एक अलग अपनापन महसूस हो रहा था। उसकी हरकतें रूही जैसी थी। आंध्र ने अपना सिर झटका और एलेक्स के साथ वापस होटल आ गया। रूही का अभी तक कोई पता नहीं चला था। आंध्र को भी अब लग रहा था कि शायद उसका वहम होगा, क्योंकि वहां आसपास बहुत अंधेरा था। वही अगले दिन आंध्र फिर से उस पार्क में गया। उसके हाथ में एक बॉक्स था जो रेड स्पार्कल पेपर में फोल्ड था। वो पास रखी एक बेंच पर बैठ गया और अयांश का वेट करने लगा। कुछ देर यूं ही वेट करने के बाद भी अयांश नहीं आया। आंध्र का मूड खराब होने लग गया था, क्योंकि 15 मिनट हो चुके थे, लेकिन अभी तक अयांश का कोई अता पता नहीं था। तभी उसे रेत के टीले के पास बच्चों की भीड़ दिखी। कुछ बच्चे इकट्ठा होकर एक छोटे बच्चे को घेरे खड़े थे। आंध्र की नज़र उन पर ठहर गई। वो बड़े ध्यान से उन सभी को देखने लगा। वो बच्चे शायद उस छोटे लड़के को डरा रहे थे। जब एक बड़ा लड़का सामने से हटा तो आंध्र की नज़र अयांश पर पड़ी, जिसको अभी उस लड़के ने थप्पड़ मारा था। ये सब देखकर आंध्र का चेहरा कड़ा हो गया और उसकी मुट्ठियां कस चुकी थी। क्या हो रहा है यहाँ? आंध्र ने गुस्से से कहा। अयांश का चेहरा नीचे था, लेकिन उसकी आंखों से गिरते हुए आंसू जमीन पर साफ दिख रहे थे। वही इस आवाज को सुनकर अयांश ने सिर उठाकर देखा तो उसकी आंखें आंध्र के चेहरे पर टिक गई। वो दौड़कर आंध्र के पास गया और उसके पैरों को पकड़ लिया। अयांश अपनी डबडबाए आंखों से आंध्र को देखने लगा। उसे आंध्र इस वक्त एक सेवियर की तरह दिखाई दे रहा था। डैड, ये सभी मुझे परेशान कर रहे हैं, मैं यहाँ बस खेल रहा था, उसने हकलाते हुए कहा। आंध्र ने घुटनों के बल बैठकर अयांश के चेहरे को ध्यान से देखा। उसका गाल सूज गया था। डोंट क्राई लिटिल रैबिट, यू आर स्ट्रोंग बाय। उसने अयांश के बालों को सहलाया और उसे अपनी गोद में उठा लिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अयांश को हट करने की? उसने एक नज़र सभी को घुरकर देखा। अयांश से माफ़ी मांगो, मैंने कहा अयांश से माफ़ी मांगो। इसी वक्त आंध्र की आवाज़ तेज और डरावनी थी, जिसे सुनकर वो बच्चे तो क्या अयांश भी अंदर तक डर चुका था। अयांश, डैड, आप चलो यहाँ से, मुझे यहाँ पर नहीं खेलना है। ये लोग मुझे हमेशा परेशान करते रहते हैं, क्लास में भी। आप इनको पनिश मत करो वरना ये मुझे स्कूल में परेशान करेंगे। उसने आंध्र को कसकर जकड़ लिया था। आंध्र गुस्से से, व्हाट रबिश, ये तुम्हें स्कूल में भी परेशान करते हैं? उसकी आंखें इस वक्त लाल हो चुकी थी। तभी शोर सुनकर उन बच्चों की मदद भी वहां आ गई, जो आंध्र को यूं अपने बच्चों पर चिल्लाता देखकर भड़क गई। तुम हमारा बच्चों को क्यों डरा रहे हो? एक औरत आगे आए और अपने रोते हुए बच्चों को अपनी तरफ खींचकर आंध्र से सवाल किया, लेकिन अगले ही पल उसकी बोलती बंद हो गई। आंध्र की ब्राउन आइस इस वक्त डार्क हो गई थी। उसकी वेन्स उसके शरीर से बाहर आ रही थी। आप अपने बच्चों को ये सब कुछ सिखाती है कि कैसे अपने से छोटे बच्चे को परेशान किया जाए, उन्हें तंग किया जाए। आंध्र ने उस लेडी को घुरा, जिसकी वजह से वो औरत डरकर पीछे हो गई, लेकिन अगले ही पल बोली, तुम में तमीज नहीं है औरतों से बात करने की। मुझे तो लगता है गलती तुम्हारे बेटे की है और सारा इल्जाम तुम हमारे बच्चों पर डाल रहे हो। दूसरी लेडी ने कहा, मैं अपने हस्बैंड से तुम्हारी शिकायत करूंगी, वो इस एरिया के एसपी है। ये सही बोल रहे हैं मिस आशा। सभी ने पीछे मुड़कर देखा, जहां एक औरत हाथ में पर्स और शॉपर्स लेकर खड़ी थी। अयांश तुरंत इस आवाज को पहचान गया। वो चाहत ही थी। ये सभी बच्चे मिलकर अयांश को स्कूल में परेशान करते हैं। मैंने इन्हें कई बार वार्न किया, लेकिन लगता है इन्हें अपने डैड की पावर का इतना घमंड था कि इनको मेरी वार्निंग भी समझ नहीं आई। मिस आशा, यह आप क्या बोल रही है? चाहत मैम, हमारे बच्चे ऐसा नहीं कर सकते, उन्होंने सभी की तरफ देखकर कहा। तो सभी लेडीज ने हाँ में गर्दन हिलाई। जस्ट स्टॉप इट, इनफ एज इनफ। आई एम नॉट अरेस्टेड अबाउट टू लिसन ऑल यूर स्टोरी, यू स्लेप्ड अयांश आई सी। सो से सारी। आंध्र ने उस लड़के को घूर कर देखा जिसने अयांश को मारा था। मिस आशा, सागर, तुमने इस लड़के को थप्पड़ मारा था? उन्होंने अपने बेटे से पूछा, जो सिर झुकाए खड़ा था और रो रहा था। उसने जल्दी से न में सिर हिला दिया। देख लिया तुमने, मेरे बेटे ने इसे थप्पड़ नहीं मारा। एंड यू मिस चाहत, आपकी जाब तो अब गई। मैं आपकी प्रिंसिपल से शिकायत करूंगी। चाहत, आपको जो सही लगे। वैसे भी आप सभी अपने बच्चों के झूठ को बढ़ावा देकर उनका फ्यूचर खराब कर रही है। आंध्र ने उन सभी को इग्नोर किया और अयांश को लेकर वहां से चला गया, क्योंकि शाम हो रही थी। मौसम ठंडा हो गया था और अयांश के होंठ और नाक से खून बहने लग गया था। आंध्र ने अयांश को कार की सीट पर बैठाया और फास्टेड बाग से दवाई लगाकर उसके गाल पर लगाए। अयांश ने कसकर आंध्र का हाथ पकड़ लिया। उसको अपने गाल और होठों पर दवाई लगाने की वजह से जलन हो रही थी।
हो गया रैबिट, तुम कौन से स्कूल में पढ़ते हो? आंध्र ने अयांश के हाथ में वो बॉक्स रखकर कहा जो वो अयांश के लिए लाया था। डीएवी रोजियर पब्लिक स्कूल। अयांश ने बॉक्स आंध्र के हाथ से ले लिया और उसको देखने लगा। इसमें क्या है? उसने एक्साइटेड होकर पूछा। आपका गिफ्ट है। तभी वहां चाहत आ गई और आंध्र को थैंक यू बोलकर अयांश को अपने साथ लेकर चली गई। आंध्र ने उसे कुछ नहीं बोला, लेकिन उसे चाहत पर गुस्सा आ रहा था। आखिर वो एक 5 साल के बच्चे को यूं अकेला छोड़कर कैसे जा सकती है? आंध्र ने अपनी पॉकेट से फ़ोन निकाला और एलेक्स को कॉल किया। उसको कुछ इंट्रैक्शन देकर उसने फ़ोन रख दिया। अंडरस्कोर टू बी कंटिन्यू। माफिया डार्लिंग 2। नेक्स्ट डे। अयांश का डर से बुरा हाल था। उसे डर लग रहा था कि अगर चिराग को पता चल गया तो वो उस पर बहुत गुस्सा होगा। वही उसकी वजह से वो लोग चाहत को भी स्कूल से निकाल देंगे। वो स्कूल नहीं जाना चाहता था, लेकिन चिराग उससे हमेशा यही बोलता था कि जितना तुम प्रॉब्लम से भागोगे वो उतनी ही बढ़ती जाएंगी, सो प्रॉब्लम से भागो मत, उसे सॉल्व करो। इस बात को सोचकर ही वो रेडी हो जाता है और चाहत के साथ स्कूल आ जाता है। वही स्कूल में इंटर करते ही उसे काले कपड़ों में खड़े कुछ आदमी दिखाई देते हैं जिनके हाथों में गन थी। वो काफ़ी डेंजरस दिख रहे थे। अयांश, मैम ये सब कौन है और स्कूल में क्या कर रहे हैं? उसने चाहत की तरफ देखकर सवाल किया, जो खुद थोड़ी शॉक्ड और डरी हुई थी। उसे लगा ये जरूर मिस आशा का किया धरा है। उनके भाई इस एरिया के एमएलए है। तभी एक पियून दौड़कर उन दोनों के पास आया। पियून, मैम आपको और अयांश सर को प्रिंसिपल सर केबिन में बुला रहे हैं। उसने एक सांस में सब बोल दिया। उसका पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था। उसकी बात सुनकर चाहत को थोड़ा अजीब लगा। हाँ, वो तो टीचर थी, लेकिन उसने अयांश को सर क्यों कहा? वो अयांश को लेकर प्रिंसिपल सर के केबिन की तरफ चली गई। उसे पता था मिसेज आशा कोई ना कोई बखेड़ा तो जरूर करेंगी। आखिर बात उनकी इज्जत पर जो आ गई थी। केबिन के अंदर एक अलग ही माहौल था, जहां सभी का डर से बुरा हाल था। तो वहीं एक शख्स पैर पर पैर रखकर आराम से सिगरेट के कस भर रहा था। वहीं इसी के बीच भी सामने बैठे लोगों को पसीना आ रहा था। प्रिंसिपल सर को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उनसे कौन सी गलती हो गई है। मैं आई कम इन सर? चाहत ने गेट पर खड़े होकर पूछा। वहीं चाहत की आवाज़ सुनकर सिगरेट पी रहे आंध्र ने उसे बैंक दिया और वापस आराम से बैठ गया। उसके इशारा करते ही प्रिंसिपल ने दोनों को अंदर बुलाया। चाहत, सर आपने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है? उसने एक नज़र मैसेज आशा और उनके हस्बैंड पर डाली, जो एक टक उन दोनों को ही घुल रहे थे, लेकिन आंध्र को देखकर कुछ बोल नहीं पा रहे थे। प्रिंसिपल सर, आपका और मिसेज आशा का कल पार्क में झगड़ा हो गया था। आपने कहा कि उनका बच्चा और फ्रेंड्स अयांश को मिलकर बुली करते हैं। क्या ये सच है? उनकी आवाज़ में रोज की तुलना में नरमी और डर था, जिसकी वजह से वो थोड़ा लड़खड़ा रहे थे। ये सर, यह सही है। मैंने खुद उन्हें देखा है और समझाया भी था, लेकिन वो नहीं समझ पाए। शायद अपने पेरेंट्स के पैसों के आगे घमंडी हो गए हैं। चाहत ने एक सांस में कहा और मिसेज आशा और उनके हस्बैंड को देखने लगी। प्रिंसिपल सर, ठीक है, मैं आपके बच्चे को इस स्कूल से रिस्टिकेट करता हूँ। मिस्टर कौशल, उन्होंने एक सांस में कहा और एक लेटर उनकी तरफ बढ़ा दिया। वो दोनों भी उस लेटर को लेकर वहां से फौरन चले गए। चाहत हैरत भरी नज़रों से प्रिंसिपल सर को देख रही थी। उन्होंने आज से पहले कभी ऐसा नहीं किया, लेकिन आज क्या हो गया? प्रिंसिपल सर, मिस चाहत आप अयांश को लेकर क्लास में जा सकती है। अब से तुम्हें कोई भी परेशान नहीं कर पाएगा अयांश। ये बोल वो मुस्कुरा दिए और अपने माथे पर आए पसीने को रुमाल से पोंछने लगे। चाहत और अयांश वहां से बाहर आ गए, लेकिन अयांश को एक हाथ दिखाई दिया जो विंडो के पीछे था। वो उसे देख नहीं पाया, लेकिन शायद उसने उस हाथ को कहीं देखा था। प्रिंसिपल सर गिड़गिड़ाते हुए, अब प्लीज मुझे बख्श दो, मेरी जाब मुझसे मत छीनो। उनकी आवाज़ में ही गिल्ट था। आंध्र, जिसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था, वो एक टक प्रिंसिपल के चेहरे को घूर रहा था। मुझे अयांश की फाइल ला कर दो। उसने बस इतना ही कहा और सिगरेट जलाकर पीने लग गया। अंडरस्कोर। दूसरी तरफ चिराग और रूही सही सलामत हिमाचल आ गए थे। पराग ने उन दोनों को शिमला पहुंचा दिया था, लेकिन मुसीबत अभी भी उनका साथ नहीं छोड़ रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे चिराग को आंध्र के बारे में बताएं। अगर वो इस वक्त अयांश को वहां से लेकर वापस आता है तो आंध्र उन्हें जरूर ढूंढ लेगा। चिराग गुस्से में इधर से उधर टहल रहा था। भाई, आपने कहा था कि आप कुछ दिन में अयांश को भी लेकर आ जाएंगे, फिर अभी तक क्यों नहीं आया अयांश? मैं उसे वहां अकेला नहीं छोड़ सकता। पराग, मेरी बात को समझो। चिराग, अभी वहां न जाना समझदारी होगी और नहीं अयांश को वहां से यहाँ लाना सेफ होगा। चिराग, आप क्या बोलना चाहते हो? साफ साफ कहिए। मुझे बस अयांश चाहिए, उसने साफ शब्दों में कहा। आंध्र के होते हुए अयांश को वहां छोड़ना उसके लिए बहुत ही मुश्किल था। रूही को भी अब अयांश की फिक्र हो रही थी। अयांश में भले ही खून आंध्र का हो, लेकिन उसे 9 महीने अपनी कोख में रखकर जन्म तो उसी ने दिया था। हाँ भाई, आप अयांश को लेकर आ जाए, रूही ने कहा। आंध्र के लिए उसके दिल में बेहिसाब नफरत थी।
लेकिन वो भी अयांश को आंध्र को कभी नहीं सौंपना चाहेगी। पराग को समझ नहीं आ रहा था कि वो आखिर कैसे एक्सप्लेन करें। वो अयांश और आंध्र इस वक्त साथ में हैं। उसने हिम्मत कर आखिर सब सच बोल दिया। आंध्र को भी तक अयांश की सच्चाई नहीं पता है, लेकिन अगर ऐसा ही चलता रहा तो सच्चाई उससे ज़्यादा दिन तक छुपाई नहीं जा सकती है। आखिर अयांश में खून तो आंध्र का ही है। पराग ने कहा, ये आप क्या बोल रहे हैं अयांश, वो भी आंध्र के साथ, हाउ इज़ दिस पॉसिबल? चिराग को विश्वास नहीं हो रहा था। नहीं भाई, आप झूठ बोल रहे हैं। अयांश मेरा बच्चा उस शैतान के साथ कैसे रह सकता है? रूही ने पराग को झकझोर कर पूछा। आंध्र का जिक्र मात्र ही उसकी आत्मा को हिलाकर रख देता था। जो सलूक आंध्र ने उसके साथ किया था, उसके बाद तो रूही को आंध्र के नाम से भी नफरत होती थी। अंडरस्कोर टू बी कंटिन्यूड। क्या चिराग और रूही मिलकर अयांश को आंध्र की कैद से आज़ाद करवा पाएंगे? क्या आंध्र के सामने आ जाएंगी अयांश की सच्चाई? माफिया डार्लिंग 2। आंध्र वही चेयर पर बैठ जाता है और प्रिंसिपल सर आकर उसे एक फाइल थमा देते हैं जो अयांश की थी। आंध्र उस फाइल को खोलकर देखता है तो फ्रंट पेज पर ही अयांश की एक क्यूट सी फोटो होती है। आंध्र एक पल के लिए उसमें खोसा जाता है। अयांश का चेहरा बिल्कुल रूही की तरह क्यूट और मासूम था, वही आंखें आंध्र की तरह डार्क ब्राउन थी। इसी वजह से आंध्र को अयांश के साथ एक अलग ही अटैचमेंट फील होता है। आंध्र आगे का पेज टर्न करता उससे पहले ही उसका फ़ोन रिंग करने लग गया। आंध्र ने कॉलर आईडी देखी तो उसने कॉल अटेंड कर लिया। दूसरी तरफ एलेक्स था, जिसकी आवाज़ में थोड़ी परेशानी झलक रही थी। आंध्र ने वो फाइल टेबल पर रख दी और बाहर आ गया। हेलो सर, आपने मुझे जो काम दिया था उसके ही सिलसिले में कुछ बात करनी थी। सर, वो रूही मैम के भाई विराट है ना, उनका एक बेस्ट फ्रेंड है पराग, एलेक्स ने कहा। तो मुझे उससे क्या लेना देना? आंध्र ने बेवरवाही से कहा। विराट का जिक्र ही उसको तकलीफ देने के लिए काफ़ी था। अगर उस दिन विराट बीच में नहीं पड़ता तो शायद रूही आज उससे इतनी दूर नहीं चली गई होती। सर, वो यहाँ पर आए थे जिस दिन आपको ऐसा लगा कि पार्क में रूही मैम है, उसी दिन ये यहाँ पर आए थे और चले भी गए। वो अक्सर महीनों के अंत में यहाँ पर आते हैं, लेकिन एक बात बहुत अजीब है, उनका ना कोई फ्रेंड या रिलेटिव यहाँ रहता है। एलेक्स ने सब आंध्र को बता दिया। वही एलेक्स की बात सुनकर आंध्र को अजीब लगता है। आखिर न कोई फ्रेंड या रिलेटिव, न कोई काम, तो फिर पराग यहाँ पर करने क्या आया था? उस पर नज़र रखो और मुझे इन्फॉर्म करो कि अब वो कहाँ पर है। अगर वो चिराग के बारे में जानता है तो हम उसे हाथ से जाने नहीं दे सकते हैं। वो एलेक्स को कुछ इंस्ट्रक्शन दे रहा था। वही टेबल पर रखी वो फाइल हवा की वजह से खुल जाती है, जिसकी वजह से कुछ पेज उड़कर गिर जाते हैं। वही एक पेज सोफे के साइड में गिर जाता है। आंध्र जब आता है तो पेज को गिरा देखकर उन्हें समेटने लगता है और फाइल लेकर वहां से चला जाता है। आंध्र के जाते ही प्रिंसिपल सर केबिन में आते हैं। उनकी हालत बहुत खराब हो चुकी थी। वर्ल्ड का मोस्ट डेंजरस और क्रिमिनल माफिया जो अपनी हैवानियत के लिए बदनाम है, वो अचानक ही उसके सामने आ गया और धमकाने लगा। उनकी हालत इस कदर खराब हो चुकी थी कि इस बड़ी ई की ठंडक भी उन्हें ठंडा नहीं कर पा रही थी। वो उठकर इधर से उधर टहलने लगते हैं। तभी उनकी नज़र सोफे के नीचे पड़े एक पेपर पर जाती है। वो उसे उठाकर देखते हैं तो उस पर एक फ़ोटो थी। कुछ देर उस फोटो को देखने के बाद उन्हें याद आ गया कि यह फ़ोटो अयांश के डैड चिराग की है। वो उसे लेकर बाहर की तरफ भागते हैं। उन्हें डर था कि कहीं आंध्र के हाथों आज उनकी कब्र न कूद जाए। वो गेट तक पहुंचे ही थे, लेकिन आंध्र की कार वहां से जा चुकी थी। अंडरस्कोर दूसरी तरफ चिराग, जो कि बहुत गुस्से में था, उसने चाहत को फ़ोन लगाया। वही चिराग की कॉल देखकर चाहत एक पल के लिए हैरान हो गई, लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई। चाहत ने कॉल पिक किया और प्यार से कहा, हेलो, अयांश कहाँ पर है? चिराग ने डायरेक्ट मुद्दे पर आते हुए कहा, वो हम स्कूल में है, अभी लंच ब्रेक हो रहा है, वो लंच कर रहा होगा। चिराग की गुस्से से भरी आवाज़ सुनकर एक पल के लिए चाहत डर गई। तुम उसे लेकर फौरन घर जाओ, और हाँ, जब तक मैं न आ जाऊं, अयांश को लेकर बाहर कहीं मत जाना और उस आदमी से भी बिल्कुल मत मिलना जिसकी वजह से मिसेज आशा ने ड्रामा किया। चिराग की आवाज़ में बिल्कुल नरमी नहीं थी। पर हुआ क्या है? वो तो बहुत अच्छे हैं, उन्होंने तो हमारी बहुत हेल्प की है। और चाहत आगे कुछ बोलती उससे पहले ही चिराग की आवाज़ सुनकर उसकी बात उसके गले में ही अटक गई थी। देखो, आई डोंट केयर उसने क्या किया और क्या नहीं, बस तुम उसे अयांश से दूर रखना। आज अयांश अनाथों की तरह जिंदगी जी रहा है, ये सब उसी की मेहरबानी है, सो प्लीज़ जब तक मैं नहीं आऊं, अयांश को खुद से दूर मत करना, मैं शाम तक वापस आ जाऊंगा। ये बोल चिराग ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। वही चिराग की बात सुनकर मानो चाहत के गले में कुछ फंस गया हो, वो जोर जोर से खांसने लग गई। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि कोई इतना खतरनाक भी हो सकता है। चाहत जल्दी से अयांश की क्लास में जाती है और एप्लीकेशन सबमिट कर फौरन स्कूल से अयांश को लेकर निकल जाती है। अयांश एक टक चाहत के चेहरे को देख रहा था और उसके एक्सप्रेशन समझने की कोशिश कर रहा था। उसे चाहत के चेहरे से इतना तो पता चल चुका था कि डरी हुई है।
क्या हुआ मैम, आपने छुट्टी क्यों ली? अयांश ने पाउट कर सवाल किया। वो मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इसलिए फिर तुम्हें लेने कौन आता? चाहत ने अयांश को अपने पास बिठाया और उसे हग कर लिया। उसे अयांश की बहुत फिक्र हो रही थी। अयांश ने अपना छोटा सा हाथ चाहत के माथे पर रखा और उसके शरीर का टेम्परेचर देखने लगा। टेम्परेचर तो नॉर्मल था, बट चाहत डर से कांप रही थी। इस वजह से अयांश ने कुछ नहीं बोला और चुप हो गया। दोनों अयांश के घर आ गए। चाहत ने पूरे घर को लॉक कर दिया। चिराग ने उसे घर की सभी सेटिंग्स बता दी। उसे पहले तो चिराग की बातों पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब उसने सभी सिक्योरिटी की डिटेल्स उसके फ़ोन पर मेल की तो अब चाहत को यकीन हो गया था कि अयांश और चिराग दोनों ही सेफ नहीं है। उसे पहले ही आंध्र को देखकर अजीब लग रहा था। जब वो पहली बार उससे मिली तो उसे एक डेंजरस वाइब्स आ रही थी, लेकिन अब जब उसे सब कुछ पता चल गया था तो वो मन ही मन भगवान से प्रे करने लग गई। टू बी कंटिन्यू। माफिया डार्लिंग 2। आंध्र अपने होटल रूम में वापस आ जाता है। उसके आते ही एक स्टाफ सर्वेंट डोर को नॉक करती है, जो अपने साथ एक खाने की ट्राली लेकर आई थी। आंध्र, कौन है? वो जस्ट आकर बैठा ही था। वो अयांश की फाइल खोलकर देख रहा था। सर्वेंट, सर आपका लंच है। आपने सुबह भी ब्रेकफास्ट नहीं किया था। आंध्र गुस्से से गेट खोलकर बाहर आया। उसने एक तीखी नज़र उस सर्वेंट पर डाली। वो सर्वेंट अंदर तक कांप गया। उसे समझ नहीं आ रहा थी कि आखिर यह इंसान किस बात पर इतना गुस्सा है। उसने खाना लाकर कोई बड़ी गलती तो नहीं कर दी। आंध्र ने खुद को नॉर्मल किया और उसे जाने के लिए कहा और खुद खाने की ट्राली लेकर रूम में आ गया। उसने वापस अयांश की फाइल ओपन कर ली और पढ़ने लगा। उसने पूरी फाइल को पढ़ लिया, लेकिन पैरस वाली फाइल मिसिंग थी। अयांश के नाम के साथ बस उसके फादर का नाम ही था, विहाज ओब्रोय, लेकिन कोई फोटो नहीं थी। विहाज ओब्रोय, ये कौन है? आंध्र को इस नाम को पढ़कर थोड़ा अजीब लगा। उसने अपना फ़ोन निकाला और एलेक्स को कॉल किया और अयांश के डैड की इन्फॉर्मेशन निकालने का बोला। दूसरी तरफ अयांश सोफे पर बैठा अपना फ़ोन चला रहा था, क्योंकि आज वो यहाँ से जा रहा था। चाहत ने उसकी ज़रूरत का सभी सामान पैक कर दिया और उसको भी तैयार कर दिया। दोनों वहाँ से चिराग की कार लेकर निकल चुके थे। अयांश इस बात से ही खुश था कि फाइनली वो कहीं बाहर जा रहा है। ऊपर से चिराग उसे लेने के लिए आ रहा है। वो अपने फ़ोन में गेम खेल रहा था, क्योंकि चिराग ने उसे और चाहत को सिटी से दूर एक जगह बुलाया था, क्योंकि शहर में आंध्र के एजेंट्स घूम रहे थे। अगर चिराग यहाँ पर आता तो पक्का पकड़ा जाता। अयांश गेम खेलने में बिजी था। तभी उसके फ़ोन में एक मैसेज आया। उसे थोड़ा अजीब लगा, लेकिन फिर आईडी देखकर वो खुश हो गया और रिप्लाई करने लगा। चाहत और अयांश दोनों ही चिराग की बताई जगह पर आ चुके थे। इस वक्त कुर्ग में चारों तरफ घना अंधेरा और बस घने पेड़ ही थी, जिनकी सरसराहट ही काफ़ी थी। किसी को भी डराने के लिए चाहत ने ध्यान से अयांश को कार से नीचे उतारा और उसका बैग निकालने लग गई। वहीं दूसरी तरह चिराग, जो फुल स्पीड में कार ड्राइव कर रहा था, उसके मन में बस अयांश का मासूम चेहरा घूम रहा था। उसने 1 घंटे का रास्ता 20 मिनट में ही तय कर लिया। वो कार से उतरकर सीधे अयांश की तरफ बढ़ गया। उसने जाकर कसकर अयांश को गले से लगा लिया। वही अयांश भी चिराग को देखकर उसकी तरफ भागा और एक टाइट हग कर लिया। अयांश, डैड, अब आप मुझे अकेला छोड़कर कभी भी कहीं नहीं जाओगे ना? मैंने आपको बहुत मिस किया। आई मिस्ड यू सो मच बेबी। मैं आपको छोड़कर अब कहीं भी नहीं जाऊंगा, प्रॉमिस। चिराग ने अयांश का माथा चूमकर कहा और उसके बालों को सहलाने लग गया। थैंक यू चाहत, आपने मेरी बहुत हेल्प की है। मेरी गैरमौजूदगी में आपने अयांश का ध्यान रखा, उसके लिए मैं आपका हमेशा आभारी रहूंगा। चिराग ने अयांश का बैग लेते हुए कहा। इसमें थैंक यू कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। इंसानियत के नाते इतना करना तो बनता है, और अयांश मेरा स्टूडेंट है। आप दोनों अपना ध्यान रखना। चाहत ने झुककर अयांश के गालों पर एक किस कर दी। चिराग और अयांश दोनों ही चाहत को बाय बोलकर कार की तरफ बढ़ जाते हैं, लेकिन अचानक ही कार के रिव्यू मिरर में देखकर चिराग का चेहरा काला पड़ गया। उसने फटाफट अयांश को कार में बैठाया और कार लॉक कर दी। उसने कार स्टार्ट की और हाईवे की तरफ बढ़ गया। आई सेड स्टॉप इट चिराग, तुम्हारा गेम अब ओवर होता है। आंध्र ने कार के सामने गन लोड करते हुए कहा। इस जन्म में तो बिल्कुल नहीं, यह बोल चिराग ने कार दूसरी साइड मोड़ ली और अयांश को कसकर गले से लगा लिया, क्योंकि गन देखकर वो डर गया था और दुबक कर बैठा था। चिराग ने जंगल वाला रास्ता ले लिया था। वो ड्राइव कर रहा था, लेकिन आंध्र के आदमी अभी भी उसका पीछा कर रहे थे। अचानक ही एक कार फुल स्पीड में आगे की तरफ आई और चिराग की कार को टक्कर मार दी, जिसकी वजह से कार का बैलेंस बिगड़ गया। वही आंध्र ने अपने हाथ स्टीयरिंग पर कस दिए और कार से बाहर आ गया। आंध्र के हाथ में अभी भी गन थी। वही चिराग के सिर से खून बह रहा था, क्योंकि उसका सिर स्टीयरिंग पर जोर से टकरा गया था। उसको हल्का हल्का धुंधला दिखाई दे रहा था। उसने अपने गालों पर थपथपाया और फटाफट कार वापस स्टार्ट की और टर्न लेकर आगे मोड़ ली। लेकिन अगले ही पल एक जोरदार ब्लास्ट हुआ। आंध्र ने कार के दोनों टायरों को टारगेट कर फायरिंग कर दी, जिसकी वजह से कार का बैलेंस अनकंट्रोल हो गया और वो सीधा खाई में गिर गई।
जिसकी वजह से एक जोरदार ब्लास्ट हो गया। चारों तरफ आग की लपटें और धुआं ही धुआं हो गया था। भाई अयांश, शश, एक जोरदार चीख गूंज उठी। जब आंध्र ने यह आवाज़ सुनी तो वो झट से पीछे मुड़कर देखने लगा उसके आदमी जो उसको घेर कर खड़े थे कि कहीं आंध्र को कुछ हो न जाए। वो सभी एक एक कर हट रहे थे। वही एक लड़की दौड़कर इस तरफ आ रही थी। रूही, तुम जिंदा हो? आंध्र के मुंह से रूही को देखकर निकला, जो कि आगे खाई की तरफ जा रही थी। वो जोर जोर से रो रही थी। उसकी आंखें लाल हो गई थी। वो वही कोने में बैठ गई। वही आंध्र जल्दी से दौड़कर रूही के पास आया। उसने उसे हग कर लिया। अंडरस्कोर टू बी कंटिन्यू। माफिया डार्लिंग 2। आंध्र जिसने रूही को जाकर पीछे से हग कर लिया। रूही को देखकर उसके चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ चुकी थी। वही उसका स्पर्श पाकर जैसे रूही के अंदर आग सी लग चुकी थी। उसने आंध्र को खुद से दूर धकेल दिया और उठकर खड़ी हो गई। आंध्र, तुम जिंदा हो। मुझे नहीं लगा था कि मैं कभी तुमसे मिल पाऊंगा। रूही, अच्छा ही होता कि अगर मैं उस दिन मर जाती। आज ये दिन तो नहीं देखना पड़ता। क्यों, आखिर किस गुनाह की सजा दे रहे हो मुझे? तुमने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। तुम्हारे पास अभी भी मैं हूं। तुम मेरे साथ चलो। आफ्टर ऑल मैं तुम्हारा हस्बैंड हूं। उस लड़के को भूल जाओ। आंध्र ने अपने गुस्से को कंट्रोल कर कहा और रूही के आंसू पोंछने के लिए आगे बढ़ा। खबरदार, अगर मुझे टच भी किया तो अब तुम्हें शर्म नहीं आई? क्या तुम्हारे अंदर जरा सी भी इंसानियत नहीं है? तुमने मुझसे पहले ही मेरा एक भाई छीन लिया और बाद दूसरे भाई को भी छीन लिया। और अयांश, उसकी क्या गलती थी? वो तो तुम्हारा अपना खून था ना। उस पर, उस छोटे से बच्चे पर तुम्हें जरा सी दया नहीं आई? तुम इतना खुदगर्ज कैसे हो सकते हो? रूही का गला रूठ चुका था। शब्द लड़खड़ा रहे थे। आंध्र हैरान था। क्या भाई चिराग तुम्हारा भाई था? एंड वेट अ मिनट, अयांश मेरा बेटा है। आंध्र को समझ नहीं आ रहा था कि वो खुश हो या अपने हाथों अपने बेटे को मारने का मातम मनाए। अयांश, मैं कितनी खुदगर्ज माँ हूँ। मैं अपने बेटे को बचा नहीं पाए। कभी उसे एक माँ का प्यार नहीं दिया, जबकि वो तो इनोसेंट था। रूही की आंखों से आंसू झरझर बह रहे थे। वही आंध्र को भी अब खुद पर गुस्सा आ रहा था। आंध्र, मुझे माफ कर दो। मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया। वो इसके आगे कुछ बोलता तभी रूही बोल पड़ी, क्योंकि अब उसका सब्र जवाब दे चुका था। माफ, और तुम्हें मैं कभी माफ नहीं करूंगी। एक काम करो, मुझे भी मार दो, क्योंकि इस गिल्ट के बाद मेरा सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। भाई और अयांश ही मेरी लाइफ थे। मैं सच में मनहूस हूँ। पहले विराट भाई और अब चिराग भाई और अयांश, सब मेरी गलती है। रूही बड़बड़ाती हुए खाई की तरफ बढ़ जाती है। वो किसी पागल की तरह खुद से ही बड़बड़ाए जा रही थी। उसे मानो कोई होश ही न हो। वो खाई के करीब पहुंच गई थी और जैसे ही कूदने को हुई, आंध्र ने उसे पीछे से खींच लिया। आंध्र ने एक जोरदार थप्पड़ रूही के गाल पर मार दिया। वो इतने गुस्से में था, पहले अपने बेटे को खुद की वजह से मरता देख और अब रूही भी वापस उसे छोड़कर जा रही थी। वो वापस रूही को नहीं खो सकता था। वही आंध्र का जोरदार थप्पड़ पड़ते ही रूही की आंखें बंद होने लगी और वो आंध्र की बाहों में झूल गई। आंध्र ने रूही को अपनी बाहों में उठाया और उसे लेकर कार की तरफ बढ़ गया। उसने गार्ड को अस्पताल चलने का ऑर्डर दिया। रूही के गाल पर उसका हाथ छप चुका था। वही सूजन की वजह से गाल सूज गया था, लेकिन रूही की आंखों से अभी भी आंसू बह रहे थे, जो सीधे आंध्र के हाथ पर गिर रहे थे। गाल पर आंसुओं के निशान छप गए थे। वो रूही को लेकर अस्पताल के अंदर आया। उसने रूही को अपनी गोद में उठा रखा था, इसलिए हर कोई सिर्फ उन दोनों को ही देख रहा था। डॉक्टर कहाँ पर है? आंध्र ने वार्ड बॉय से पूछा। वो मैम एक पेशेंट को चेक कर रही है। आप थोड़ा इंतजार करिए, उसने कहते हुए कहा। आंध्र का गुस्से से लाल चेहरा देखकर ही उसकी बोलती बंद हो गई। आई डोंट केयर, उन्हें अभी बुलाओ, वरना मैं इस पूरे हॉस्पिटल को आग लगा दूंगा, समझे तुम? आंध्र के इतना बोलते ही वो लड़का दौड़ता हुआ डॉक्टर के पास गया और उन्हें जल्दी आने को कहा। वही डॉक्टर को पहले तो उस पर बहुत गुस्सा आया, लेकिन एक डॉक्टर और इंसान होने के नाते वो आग गई। रूही, इनको क्या हुआ है? डॉक्टर ने आंध्र से पूछा। डॉक्टर रूही को अच्छे से जानती थी, क्योंकि उन्होंने ही रूही की डिलीवरी करवाई थी। ये बेहोश हो गई है। आप इनको चेक कीजिए। डॉक्टर, वैसे आप कौन है और मिस्टर चिराग कहाँ है? डॉक्टर ने सिर से लेकर पांव तक आंध्र को घुरा। वो आंध्र को देखकर इतना तो समझ गई थी कि यह कोई मामूली आदमी नहीं है। मैं इनका हस्बैंड हूँ, आप इलाज शुरू कीजिए। आंध्र ने रूही को स्ट्रेचर पर सुलाया, जो अभी भी कांप रही थी। डॉक्टर हैरानी से, हस्बैंड आप? आंध्र, आप काउंटर पर नाम और कुछ फॉर्मेलिटी है, वो पूरी पर दीजिए। जी, ये बोल आंध्र रूही के माथे पर किस कर चला गया। कुछ देर बाद डॉक्टर रूम से बाहर आए। आप टेंशन मत लीजिए, ये ठीक है, बस शायद किसी शाक के कारण झटका लगा है और बेहोश हो गई है। मैंने इंजेक्शन दे दिया है, आप उनका ध्यान रखिए, सुबह तक होश आ जाएगा। ओके। आंध्र ने आगे कुछ नहीं कहा और सीधे रूही के पास जाकर बगल में बैठ गया। वो एकटक उसके चेहरे को देख रहा था। रूही का शरीर पहले से थोड़ा बदल गया था। पहले वो काफी नाजुक और पतली थी,
लेकिन अब थोड़ी मोटी और हेल्दी दिख रही थी। शायद ये प्रेगनेंसी की वजह से था। रूही की आंख बंद थी, लेकिन आंखों से अभी भी आंसू बह रहे थे। आंध्र ने रूही का हाथ पकड़ लिया और किस कर दिया। आई प्रोमिस अब कोई दर्द नहीं दूंगा तुम्हें, बिकॉज आई लव यू। अंडरस्कोर टू बी कंटिन्यू। माफिया डार्लिंग 2। रूही की जब आंख खुली तो उसे अपने सिर में एक भयानक दर्द महसूस हुआ। उसे लगा उसका सिर फट ही जाएगा। उसने अपने सिर पर हाथ रख और उठकर बैठ गई। उसने एक नज़र आसपास घुमाई तो उसकी नज़र सिरहाने सिर टिकाए बैठे हुए आंध्र पर पड़ी, जो शायद सो रहा था। रूही की आंखों में आंसू आ चुके थे। उसने नफरत से अपना चेहरा फेर लिया और बिना कोई आवाज किए वो रूम से बाहर आ गई। उसने आसपास घुमाई तो चारों तरफ गार्ड्स खड़े थे। रूही जैसे ही गेट की तरफ गई, गार्ड्स उसके सामने रास्ता रोककर खड़े हो गए थे, लेकिन रूही की लाल सूजी हुई आंखों को देखकर वो पीछे हो गए। आखिर आंध्र के अलावा किसी भी आदमी को रूही को छूने की इजाजत नहीं है। रूही गेट से बाहर चली गई और केप ढूंढने लगी। वही आंध्र के गार्ड्स उसके पास गए और उसे इन्फॉर्म किया। वही जब आंध्र ने अपने गार्ड्स को वहां देखा और सामने रूही को न पाकर वो बौखला कर उठ गया। आंध्र कहाँ है वो? आंध्र ने एक नज़र सभी पर डाली और पूछा। गार्ड वो मैम गुस्से में थी, वो बाहर चली गई है, उसने कांपते हुए कहा। आंध्र ने उस गार्ड को सामने से हटाया और बाहर की तरफ भागा। वो इस वक्त किसी भी कीमत पर रूही को अकेला नहीं छोड़ सकता था। उसने गलती तो कर दी है। वही रूही एक केब को रुकवा कर उसमें बैठ जाती है। उसकी आंखों से अभी भी आंसू बह रहे थे। वही रूह को यूं रोता देखकर ड्राइवर को भी अजीब लग रहा था। ड्राइवर मैडम, आपके हाथ से खून बह रहा है, आपको तो अस्पताल जाना चाहिए। रूही ने अपने हाथ में लगी ड्रिप खींच दी थी, जिसकी वजह से उसके हाथ से खून बह रहा था। रूही, जब जख्म दिल में हो न तो शरीर के जख्म भी तोड़ नहीं सकते। आप विहार विल चलिए प्लीज, उसने ड्राइवर से कहा और आंसू पोंछने लगी। वही आंध्र ने रूही को केब में बैठते हुए देख लिया था। उसे अपने गार्ड्स पर बहुत गुस्सा आया, लेकिन उसके पास इस वक्त टाइम नहीं था। वो फटाफट कार लेकर रूही के पीछे चला गया। रूही ने कार से बाहर निकलकर एक लंबी सांस ली। वो इस वक्त विला के सामने थी, जहां पर अयांश और चिराग रह रहे थे। आई एम सॉरी भैया, मेरे पास इस वक्त पैसे नहीं है, रूही ने अपनी हालत देखकर कहा। वो अभी भी कमजोर और नाजुक थी। नहीं कोई बात नहीं, आप अपना ध्यान रखिए। ड्राइवर ने रूही की हालत देखकर कुछ नहीं कहा। उसकी हालत ही बयां कर रही थी कि वो कभी कितने दुख में है। आप ये रिंग रख लीजिए प्लीज। रूही ने अपनी उंगली से रिंग निकालकर ड्राइवर के सामने कर दी। रूही के बहुत फोर्स करने पर ड्राइवर ने वो रिंग रख ली और चला गया। रूही घर पर चली गई। उसने 2 बार बेल बजाई और गेट खुल गया। अरे आप! चाहत ने रूही को अचानक देखकर सवाल किया, लेकिन उसकी हालत देखकर वो हैरान हो गई। आपकी ऐसी हालत कैसे हो गई? उसने रूही को सोफे पर बैठाया। रूही सोफे पर बैठ गई और चाहत उसके लिए पानी लेने चली गई। रूही ने पानी पिया। उसकी नज़र दीवार पर लगी अयांश और चिराग की बड़ी सी फोटो पर चली गई। वो उठकर उस फोटो के पास चली गई। वो उस फोटो को अपने गले से लगाकर रोने लग गई। आई एम सॉरी भाई, मुझे माफ़ कर दो, मैं सच में मनहूस हूँ। काश कि आपने और विराट भाई ने मुझे कचरे में ही पड़े रहने दिया होता। आप क्या बोल रही है? अयांश और मिस्टर चिराग कहाँ है? आप चिराग की सिस्टर है। चाहत को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो तो अपना सामान लेने वापस आई थी। डोंट क्राई। रूही और चाहत ने आवाज की दिशा में देखा। आंध्र अपने हाथ बांधे खड़ा था। वो एकटक रूही के चेहरे को देख रहा था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेरे भाइयों और बच्चे को मारकर तुम्हारा दिल नहीं भरा, अब क्या मुझे मरता देखने आए हो? रूही गुस्से से कांप रही थी। मैं सिर्फ तुम्हें चाहत हूँ। इन 5 सालों में एक पल एक लम्हा भी ऐसा नहीं गया कि मैंने तुम्हें याद न किया हो, और मैं तुम्हें मारूंगा। तुम्हें मारने से पहले मैं खून न मर जाऊं। आंध्र की आवाज भारी थी। तो मर जाओ, तुमने मेरी जिंदगी नर्क बना दी। आई सेड लीव, मुझे बख्श दो। कौन सी गलती की सजी दे रहे हो मुझे, जो मेरे दोनों भाई और बेटे को मुझसे छीन लिया? तुम्हें पता है कितना मुश्किल था सब कुछ मेरे लिए इन 5 सालों मैं कितना तड़पी मैं अपने बच्चे को गले लगाने के लिए, लेकिन हर बार यह डर मुझे रोक लेता कि कहीं मेरी वजह से उसकी जिंदगी खराब ना हो जाए। मैं कभी उसे माँ का प्यार नहीं दे पाए। रूही फर्श पर बैठ गई। मैं जानता हूँ जो मैंने किया है उसके लिए माफ़ी काफ़ी नहीं है। तुम जो सज़ा मुझे दोगी मुझे मंजूर है, बस मुझे खुद से दूर मत करो। इन 5 सालों में एक दिन भी सुकून का नहीं बिता जब मैं चैन से रहा हूँ। हर पल हर लम्हा बस गिल्ट और दर्द में बताया है। आई प्रोमिस मैं अब तुम्हें कोई तकलीफ और दर्द नहीं दूंगा। आंध्र का गला भर आया था। ठीक है, तो मुझे बख्श दो। चले जाओ यहाँ से जहाँ से तुम आए हो, यही तुम्हारी सजा है। चले जाओ, तुम्हारे नाम यहाँ तक कि तुम्हारी परछाई से भी नफरत है मुझे। अंडरस्कोर टू बी कंटिन्यू। माफिया डार्लिंग 2। रूही गुस्से से अस्पताल से निकलकर चिराग के विला आ जाती है, जहां पर अयांश और चिराग रहे थे।
वही आंध्र भी रूही का पीछा करते हुए वहां पर पहुंच जाता है। आंध्र प्लीज मुझे खुद से दूर मत करो, मेरा सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा। रूही की नज़र टेबल पर रखे फ्रूट बास्केट में गई, जिसमें फ्रूट्स और नाइफ रखा हुआ था। उसने वो नाइफ उठा लिया और अपनी कलाई पर रख लिया। ये तुम क्या कर रहे हो? चाकू को नीचे रखो, तुम्हारे हाथ पर पहले से ही चोट लगी है, प्लीज चाकू को रख दो। आंध्र ने रिक्वेस्ट कर कहा, अगर तुम अभी इसी वक्त यहाँ से नहीं गए तो मैं अपनी नस काट लूंगी। रूही ने चाकू अपनी कलाई में गड़ाते हुए कहा। वही चाहत भी यह सब देखकर घबरा गई। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, वो इतना तो समझ चुकी थी कि ये दोनों हस्बैंड वाइफ है। प्लीज रूही जी, आप चाकू नीचे रख दीजिए, चाहत ने भी रिक्वेस्ट करते हुए कहा। जब तक यह आदमी यहाँ से चला नहीं जाता तब तक मैं नाइफ नहीं रखूंगी। रूही ने चाकू आगे अपने हाथ में धंसा दिया। एक खून की धारा उसके हाथ से बह निकली। ओके फाइन, मैं जाता हूँ, तुम प्लीज नाइफ नीचे रख दो। आंध्र ने एक आखिरी नज़र रूही पर डाली और वहां से चला गया। रूही फफक कर रोने लगी। चाहत उसके कंधे थामे उसे सहारा दे रही थी। उसे भी रूही से सहानुभूति हो रही थी। आखिर उसने भी एक अच्छा वक्त बिताया था चिराग और अहान के साथ। आंध्र चुपचाप अपने रूम में बैठा रूही की फोटो को देख रहा था। उसकी सांस बिल्कुल असामान्य थी। अचानक रूम का डोर ओपन हुआ और एलेक्स अंदर आया, लेकिन आंध्र की हालत देखकर वो घबरा गया। पूरे कमरे में धुआं ही धुआं था। वो जोर जोर से खांसने लगा। एलेक्स, आपको क्या हुआ है सर? आंध्र के एक हाथ में शराब की बोतल और दूसरे हाथ में सिगरेट थी। आंध्र की आंखों में आंसू आ गए और वो एलेक्स के गले लगकर रोने लगा। मैंने सब कुछ खत्म कर दिया, मैंने अपने ही हाथों अपना परिवार खत्म कर दिया। एलेक्स, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? आप कहाँ गए थे? आपको पता है सर, अयान आपका बेटा है। सर, आपको खुश होना चाहिए और आप गम मना रहे हैं। तो और क्या करूं मैंने अपने ही हाथों अपने बेटे को मार दिया। वो चिराग, वो रूही का दूसरा भाई है। वो मेरी शक्ल तक नहीं देखना चाहती है। आंध्र की आवाज़ लड़खड़ा रही थी। शायद उसने ज़्यादा ही शराब पी ली थी। आपने ये क्या कर दिया सर? एलेक्स तो आंध्र की बात सुनकर लगभग बेहोश होने वाला था। उसने जैसे तैसे आंध्र को सहारा दिया और बेड पर लेटा दिया। उसने गार्ड्स को कुछ आर्डर्स दिए और वहां से चला गया। मैं जानता हूं सर, आपने गलत किया है, लेकिन मैं फिर भी आपका साथ नहीं छोड़ सकता हूं। कर्ण भी जानता था कि दुर्योधन गलत था, लेकिन अपने दोस्त के खातिर उन्होंने मरना स्वीकार किया। मैं सब कुछ ठीक करने की पूरी कोशिश करूंगा। एलेक्स ने कार स्टार्ट की और होटल से चला गया। 3 दिन बीत चुके थे, न ही आंध्र कभी रूम से बाहर आया और न ही किसी से मिला। लेकिन उसे रूही की हर खबर थी। वो कुर्ग से अपने परिवार के पास चली गई थी। पराग उसे अपने साथ ले गया था। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा कि रूही अब उसकी शक्ल कभी नहीं देखेगी, लेकिन उसे गिल्ट था कि उसकी वजह से उसने कितनी तकलीफ और दुख सहन किया था। पहले विराट, अब चिराग और अयांश, दोनों को उसने खो दिया। हेलो एलेक्स, जल्दी से जेट तैयार करो, हम कैलिफोर्निया वापस चल रहे हैं, आंध्र ने कहा और सामने वाल पर लगी रूही की फोटो को देखने लगा। सर, हम अभी नहीं जा सकते हैं, एक काम बाकी है, उसके बाद आप खुद वापस जाने से मना कर देंगे, एलेक्स ने कहा और फोन रख दिया। टू बी कंटिन्यू। माफिया डार्लिंग 2, बेटा प्लीज खाना खा लो, तुम पहले ही कमजोर और ज्यादा पतली हो चुकी हो। दीप्ति जी ने खाने की प्लेट से एक निवाला उठाकर रूही के सामने किया। मेरा मन नहीं मम्मा, आप प्लीज। रूही ने आगे कुछ नहीं कहा। बेटा ऐसे थोड़ी न चलेगा, तुम्हें 2 दिन हो चुके हैं यहाँ आए हूँ, मैं कल से देख रहा हूँ तुम्हारे नखरे, अब चुपचाप खाना खाओ। धीरेन्द्र जी ने झूठा गुस्सा दिखाते हुए कहा। आप सच में बहुत अच्छे हैं मम्मा पापा, आप सब कुछ जानते हो फिर भी मुझसे गुस्सा होने की बजाय खाना खिला रहे हैं। ये जानते हुए भी कि आपके दोनों बेटों की मौत मेरी वजह से हुई, फिर भी आप। रूही की आंखों में आंसू आ गए। बेटा आप ऐसा क्यों सोचती है? हमें आपसे कोई नाराजगी नहीं, वो दोनों आपके भाई है, आपकी रक्षा करना है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपको पता है जब आप गोवा में किडनैप हुई थी, दोनों ने पूरा इंडिया सिर पर उठा लिया था आपको, कितना ढूंढा, आपके भाई ने अपना वादा पूरा किया। दीप्ति जी ने कहा। कैसा वादा मम्मा? विराट ने हमसे वादा किया था कि वो आपको घर वापस लेकर ही आएंगे, नहीं तो वो कभी वापस नहीं लौटेंगे। हमें अपने बेटों के मरने का गम नहीं है, हमें फक्र है कि उन्होंने अपना वादा पूरा किया। धीरेन्द्र जी ने कहा। मामा जी, वो नीचे कोई आया है, काव्य ने हाफते हुए कहा। काव्य और चिराग हम उम्र है, दोनों की बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, जो आपने फर्स्ट सीजन में पढ़ी है। आप दोनों यही रहिए और खाना खाए, मैं अभी आता हूँ। धीरेन्द्र जी इतना बोलकर नीचे चले गए। वही एक शख्स पैर पर पैर चढ़ाए सोफे पर बैठा हुआ था। उसका गठिला शरीर और हाइट उसे एक अलग ही रौबदार ऑरा दे रही थी। वही उसके पास एक आदमी ब्लैक सूट में खड़ा था। जी आप कौन? धीरेन्द्र जी ने पूछा। उनकी नज़र सामने खड़े पराग पर गई, जो गुस्से में लग रहा था।
इन्हें इतनी इज्जत देने की कोई ज़रूरत नहीं है डैडी, आज जो हमारी रूही की हालत है, यही आदमी उसका जिम्मेदार है। यह आंध्र टायवून, पराग ने चिल्लाते हुए कहा। तुम यहाँ क्यों आए हो? एक आवाज़ वहाँ गूंज उठी। वो रूही थी, जो पराग की आवाज़ सुनकर नीचे आ गई थी। मुझे तुमसे मिलना था बस, मैं मानता हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ गलत किया, लेकिन फिर भी तुम ऑफिशियली मेरी वाइफ हो। आंध्र ने कहा। अच्छा वाइफ, तुम्हें इसका मतलब भी पता है। तुम प्लीज़ यहाँ से चले जाओ, मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं देखना। रूही ने कहा, मैं जानता हूँ, मैं बस आप सभी से आखिरी बार माफ़ी मांगने आया हूँ। आपके दुख को तो मैं कम नहीं कर सकता, लेकिन मैं बस इतना चाहता हूँ आप मुझे माफ़ कर दे। आंध्र ने कहा, बेटा आपने गलती तो बहुत बड़ी की है, लेकिन दिल से माफ़ी मांग रहे हो, आपका माफ़ी मांगना ही बड़ी बात है। हमने आपको माफ़ किया, धीरेन्द्र जी ने कहा। लेकिन डैड, पराग कुछ बोलना चाहता था, लेकिन धीरेन्द्र जी ने उसे रोक दिया। मैं जानता हूँ, मैंने अपने दोनों बेटों को खोया है, लेकिन हमारे संस्कार है कि घर आए मेहमान भगवान के समान होते हैं। तुम्हें कुछ देने की ज़रूरत नहीं है, तुम अमीर हो, लेकिन अगर माफ़ी चाहते हो तो हम माफ़ कर देंगे। धीरेन्द्र जी ने कहा, आप मेरा गिल्ट कम करने के लिए बोल रहे हैं। आपकी जगह कोई और होता तो मुझसे बदला जरूर लेता। आप चाहे तो मुझे मार सकते हैं, मुझे बुरा नहीं लगेगा, आंध्र ने कहा और उनके पास चला गया। मैं बस इतना चाहता हूँ कि जिसके लिए मेरे दोनों बेटे कुर्बान हो गए, तुम उससे दूर हो जाओ। एक अभागा बाप बस तुमसे यही मांग सकता है, धीरेन्द्र जी ने कहा और रूही की तरफ देखने लगे। एलेक्स सर, आप अभागे नहीं है, इनफैक्ट किसी को भी गिल्टी फील करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आंध्र, ये तुम क्या बोल रहे हो एलेक्स? जरूर, प्लीज़ आप अंदर आ जाए। एलेक्स ने दो गार्ड्स को इशारे किया बाहर जाने के लिए। एक गार्ड के हाथ में एक छोटा बच्चा और दूसरा गार्ड किसी को सहारा देकर अंदर ला रहा था। भाई और अयांश। रूही दौड़कर दोनों के पास गई। उसने कसकर चिराग को हक कर लिया। भाई आप जिंदा है, भगवान का शुक्र है, लेकिन आप तो। यही न कि मैं मर गया था। जब कार में ब्लास्ट हुआ तब मैंने फायर एक्सटिंग्विशर की मदद से आग बुझाकर खुद को और अयांश को सेव कर लिया था, लेकिन ब्लास्ट काफ़ी तेज था, जिसकी वजह से अयांश को बचाने में बैलेंस बिगड़ गया और हम खाई में गिर गए। लेकिन नीचे हम पेंडो के बीच एक केव में गिरे, जहां से हमें एलेक्स ने बाहर निकाला। चिराग ने कहा, थैंक यू सो मच। रूही ने आसान भरी नज़रों से एलेक्स को देखा और कहा, थैंक यू बोलने की ज़रूरत नहीं है मैम, प्लीज़ आप सर को माफ़ कर दीजिए, वो बिल्कुल पहले की तरफ बिहेव नहीं करेंगे। एलेक्स ने कहा, मैंने जो कुछ भी तुम्हारे साथ किया, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। मैं जानता हूँ मेरी गलती माफ़ी के लायक नहीं है, फिर भी। आंध्र ने दुख मन से कहा। रूही का खिला चेहरा और चिराग को सही सलामत देखकर उसे काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा था। आप सभी के लिए एक और सरप्राइज है, एलेक्स ने कहा और गेट की तरफ इशारा किया। सभी हैरत भरी नज़रों से गेट की तरफ टकटकी लगाकर देख रहे थे। सभी की आंखों में नमी और आंसू थे, जो शायद उनकी खुशी बयां कर रहे थे। आई मिस्ड यू वेरी मच बच्चा। यह विराट था, जो पहले की तुलना में कमज़ोर और बीमार लग रहा था। भाई, रूही ने कसकर विराट को गले लगा लिया। आपको पता नहीं है मैंने भी आपको कितना याद किया। _टू बी कंटिन्यू।